तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीबीके पर। दोस्तों, जारी है उत्तर प्रदेश पुलिस लक्ष्य भेद सीरीज 4, जहां हमने बताया कि आपको भारतीय संविधान के शुरुआत से लेकर के अंत तक सभी भागों का हम अध्ययन करेंगे। इस समय हम महत्वपूर्ण चार्टर या महत्वपूर्ण अधिनियम का अध्ययन कर रहे हैं। इसकी 3 सीरीज मैंने एडवांस अपने चैनल पे डाल रखी हैं और आज इसकी चौथी सीरीज की बात करेंगे। और ठीक इसके बाद एक सीरीज और इसके बाद भारत का जो ये अधिनियम का दौर है समाप्त हो जाएगा। फिर अगले भाग पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 1909 के अधिनियम की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, 1909 के अधिनियम के बगल मैंने लिख रखा है मार्ले मिंटो सुधार। दरअसल इस अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ही जानते हैं। उस समय जो मार्ले साहब थे ये भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय थे, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें इस अधिनियम में हुई थी जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने की आवश्यकता है। वो क्या था कि प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि, यानी इनकी संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी थी। जो आपका प्रांतीय विधान परिषद था अब उसके आकार में विस्तार कर दिया गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुआ कि पहली बार किसी भारतीय सदस्य को जो है वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया। तो भैया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इस नाम को आप याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को वायसराय की कार्यपालिका परिषद, है ना, कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया। और क्या बने थे ये इनका जो नियुक्ति थी वो विधि सदस्य के रूप में दोस्तों हुआ था। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण विभाग जो तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो इस अधिनियम की थी वो ये निकल के आती है कि इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यानी पहली बार जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाता है। किसके द्वारा? 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि किस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से जानते हैं, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं वो कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद में नियुक्त किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। किस सदस्य के रूप में? तो उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। और कब मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? तो आप बता देंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है वो मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो थी वो आपके मार्ले मिंटो सुधार अर्थात 1909 का जो अधिनियम है उसके द्वारा निकल के बाहर आती है। हाँ, तो हमने अभी 1909 के अधिनियम को पढ़ा और हम देखते हैं एक अति महत्वपूर्ण अधिनियम 1919 का अधिनियम। जैसे 1909 के अधिनियम को हम लोग एक स्पेशल नाम से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, वैसे इस अधिनियम को हम लोग मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भैया कौन सा अधिनियम है जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि बेटा वो भारत शासन अधिनियम 1919 है। उस समय जो मॉन्टेस्क्यू जी थे ये भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे। दरअसल आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद ही भारत की जो जनता थी वो मतलब स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर हो चुकी थी। लगातार विद्रोह हुए, विद्रोह को दबाने के लिए देखा आपने कि ताज का शासन, क्राउन का शासन लाया गया। ऐसी बहुत सी बातें हुई, तो उस पर विस्तार में चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा देखिए कि लगभग एक स्ट्रक्चर तैयार करना, फ्रेमवर्क तैयार करना ब्रिटिश सरकार ने शुरू कर दिया था। देखिए लिखा कि 20 अगस्त 1917, ये महत्वपूर्ण डेट है, आपको ध्यान रख लीजिए कि 20 अगस्त 1917 को पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा की गई। उसने क्या घोषणा की गई कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना है। यानी पहली बार ऑफिशियली उसने बोला कि हमारा उद्देश्य जो है वो क्या है कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। और इसी उद्देश्य से उसने 1919 के अधिनियम का निर्माण किया जिसके सारे प्रोविज़न 1921 से लागू होते हैं। अब अधिनियम का निर्माण होता है और 1921 से लागू होते हैं, तो इस अधिनियम की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे कुछ प्रश्न बनते हैं। तो पहला कि पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे आज है द्विसदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया। फिर लिखा कि कार्यकारी परिषद जो थी वायसराय की, उसमें 6 सदस्यों में 3 का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया कि जो 6 सदस्य होंगे उनमें से 3 मेंबर जो होंगे वो कौन होंगे? इंडियन, भारतीय होंगे। और लोक सेवा आयोग, यानी हमारी जो ड्रीम्ड जॉब जो यूपीएससी का एग्जाम आपका कराता है ना, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
पहली बार केंद्रीय बजट और को राज्यों के बजट से अलग, यानी बजट को अलग अलग किया जाता है। संपत्ति कर या शिक्षा, संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में वोट देने का यानी मताधिकार का अधिकार लोगों को प्रदान किया जाता है। और इसी अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक आयोग का बेटा गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य 10 वर्ष बाद यानी इस रिपोर्ट बनाकर कि आखिर इस अधिनियम का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो 10 वर्ष बाद उसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। हमने भी ऊपर बोला कि द्विसदनीय व्यवस्था, तो जो पहला था वो काउंसिल ऑफ द स्टेट था जहाँ सदस्यों की संख्या 60 थी, और दूसरा काउंसिल ऑफ असेंबली था जहाँ सदस्यों की संख्या 144 थी। तो इस पूरे बोर्ड को आप देख रहे होंगे दोस्तों, कई सारे फैक्ट निकल के आते हैं। क्या 1919 का अधिनियम लागू कब से हुआ? 1921 से। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, भारत शासन अधिनियम। लोक सेवा आयोग का गठन, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग करना, संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार, एक वैधानिक आयोग का गठन और नंबर ऑफ सीट्स। तो हमें समझ ये आ रहा है कि धीरे धीरे जिन्होंने बोला कि इनका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना है, तो इस स्ट्रक्चर को देख के हमें समझ आ रहा है कि धीरे धीरे वो इस उद्देश्य की ओर अग्रसर थे। कहीं ना कहीं एक वैधानिक सरकार की या उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए प्रयासरत थे। और ये प्रयास एट लास्ट जब भी हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1946 और 1935, तो वहाँ पर हमको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, हाँ जी, तो बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की। दोस्तों, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो लगभग इसमें आपको दिखाई पड़ता है ना। जैसे लिखा है कि ये जो अधिनियम था इसमें लगभग 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ये पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ। देखिए, आप चाहें तो आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं। मैं बोर्ड पे ऑलरेडी लिख के रखता हूँ कि अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं हमारे साथ तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा, इसीलिए मैं लिख के मिटालता नहीं बल्कि ये लिख करके रखता हूँ, जिससे आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोट्स मेंटेन कर सकें और अपनी पढ़ाई को आप जारी रख सकें। यहाँ पे लिखा कि भारत सरकार अधिनियम में 321 धाराएं व 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। वो परिवर्तन क्या है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। आपसे प्रश्न कर लेंगे, भैया किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई? पहली बार आपके भारत सरकार अधिनियम द्वारा शक्तियों का बंटवारा जो है राज्य और केंद्रों के बीच में किया गया, जिसमें 3 सूचियों के मध्य से संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जहाँ संघीय सूची में आपके 59 विषय थे, राज्य सूची में आपके 54 विषय थे, और समवर्ती सूची जो कि दोनों के लिए होती वहाँ पर 36 विषय थे। तो इस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो जो तत्कालीन वायसराय थे ये उनके पास थी, यानी इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी उसका प्रयोग वायसराय कर सकता था। अब क्या किया गया भैया कि जो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था चल रही थी तो इसको कर दिया गया समाप्त। ये शासन हो गया आपका समाप्त, और अब केंद्र से प्रारंभ, यानी जो द्वैत शासन व्यवस्था थी वो केंद्र में प्रारंभ कर दी गई। तत्कालीन 11 राज्यों में से 6 राज्यों में, अभी पीछे आपने पढ़ा द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, तो तत्कालीन 11 राज्यों में से 6 राज्यों में बेटा द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना कर दी, यानी द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। और इसके पूर्व हमने 1858 का अधिनियम पढ़ा है, जिस अधिनियम में भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ये अधिनियम आपका समाप्त कर दिया जाता है। अभी आपने इसके पहले अधिनियम में पढ़ा कि लोगों को शिक्षा के आधार पर, कर के आधार पर मताधिकार का अधिकार दिया गया था, और इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों क्या किया गया कि मताधिकार का विस्तार कर दिया गया और लगभग 10% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया कि भैया आरबीआई की स्थापना, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। प्रांतीय व संयुक्त, माफ़ी चाहते हैं, सेवा आयोग, है ना, ये सेवा आयोग यानी अलग अलग परीक्षाओं के लिए सेवा आयोग की स्थापना की गई। और 1937 में ही बेटा आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो अगर ध्यान से देखें तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट लिखे हैं। इन 10 लाइनों को अगर हम याद कर लें दोस्तों तो मुझे लगता है कि परीक्षा में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। करना क्या है कि इनको आपको
3 से 4 बार पढ़ना है। जैसे मैंने आपसे प्रश्न कर लिया कि बताइए किस अधिनियम के द्वारा जो है आपके आरबीआई की स्थापना की गई, तो क्या था? भारत सरकार अधिनियम। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, है ना? या 11 में से 6 राज्यों में या कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई दोस्तों। तो बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में अपनी बातों को बोलने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप तक आसानी से मेरी बात पहुंचे, आप कॉन्सेप्ट को समझें और अपनी परीक्षा में आप 100% प्रश्न बना कर आएँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस लक्ष्य भेद की सीरीज 4 थी। इसके बाद एक सीरीज और बची है जिसमें हम लोग संविधान के ऐतिहासिक परिदृश्य को देखेंगे। उसके बाद संविधान के भागों पे हम चर्चा करना शुरू करेंगे। हमारा साथ आप बनाए रखें। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लोगों तक हमारी बातों को पहुँचाएँ। और वो लोग जिनके पास कोई माध्यम पढ़ाई का नहीं है उन तक ये वीडियो पढ़ाएँ, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकें और अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।